तो हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। तो यहां पर क्या है, हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁷ कूलम का है, और एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻⁷ कूलम का है। दोनों ही एयर में रखे हुए हैं और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, वो 30 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज नोटिस करिए, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव नेचर के नहीं, दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं। तो अगर पॉजिटिव नेचर के चार्जेस है तो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। वेरी गुड, क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो देखते हैं कितना फोर्स लगा रहे हैं, बहुत सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट, फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि एयर है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹ हो जाएगी। Q1 कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁷ कूलम का दिया हुआ है। Q2 कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁷ कूलम का दिया हुआ है। अपॉन डिस्टेंस कितनी, 30 सेंटीमीटर। देखिए भैया, आपका डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, आप सेंटीमीटर में नहीं रख सकते डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स आप न्यूटन में निकालोगे। फोर्स जो आप निकालना चाहते हो न्यूटन में चाहते हो, न्यूटन इज एसआई यूनिट। तो जब आप फोर्स न्यूटन में निकालना चाहते हो तो जो भी आप क्वांटिटीज यूज करोगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आप यूज करोगे, चाहे आप चार्जेस करो, चाहे आप डिस्टेंस करो, वो सब एसआई यूनिट में लोगे, उन सब की एसआई यूनिट में उनके वैल्यूज को लोगे। तो यहाँ चार्जेस की तो एसआई यूनिट कूलम भी होती तो एसआई यूनिट में ही है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो आपको 30 सेंटीमीटर को मीटर में करना होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, 12th में आ गए हो तो मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हो, कैसे करते हो, 30 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर। ऐसे करते हो। थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे, तरीका ये चेंज करेंगे कि 30 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड कर रहे हो ना, आप 100 को क्या लिख सकते हो, आप 100 को 10⁻² लिख सकते हो। 30 अपॉन 10⁻², 10⁻² को अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो जब भी किसी नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं ना, तो वहां क्या करते हैं, वहां पर पावर निगेटिव कर देते हैं। तो यहाँ 10⁻² था ना, तो बस निगेटिव कर दो। तो हम 30 सेंटीमीटर को ऐसे लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे ऐसे, ये क्यों नहीं करेंगे, आप समझ जाओगे। तो यहां पर देखिए 30 × 10⁻², अब ये मीटर में हो गई है डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस किस में हो गई है, मीटर। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व करते हैं, सारे नंबर्स एक तरफ, सारी पावर एक तरफ, बहुत सिंपल है। वैसे इसके इस स्टेप के बाद तो सीधे आंसर आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप समझ सको कि कैसे करेंगे सॉल्व, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 30 है ना, 30 का 30 × 10⁻² का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर दोनों नंबर्स पर आ जाएगा। तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 × 30, और 10⁻² क्या हो जाएगा, 10⁻², 10⁻4 जाएगा। पावर पे पावर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, -2 × -2 -4, ठीक है, माइनस। अब करते हैं सॉल्व, तो 3 से करते हैं, 30 को 10 टाइम्स गया, ठीक है। अच्छा, और 30 से 9 को करते, 9 गया 3 टाइम्स और 30 गया 10 टाइम्स, ठीक। अच्छा, अभी क्या हुआ, अब देखिए यहां जो टर्म्स बच रहे हैं, नीचे 10 के टर्म्स में बच रहे हैं और ऊपर 3 और 2 हमें बच रहा है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2। अच्छा, पावर्स को सॉल्व करते हैं। देखो बेस सेम है, सबका बेस 10 है, सबका बेस 10, सारी पावर्स का बेस क्या है, 10 है। तो बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, और वो मल्टीप्लीकेशन में है, अगर बेस सेम है और वो जो टर्म्स है वो मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर ऐड हो जाती है। 9 -9 प्लस -7 प्लस -7, तो -7 तो -14 हो जाएगा। और -14 को अगर आप 9 में ऐड करोगे, -14 को अगर आप 9 में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -5। तो यहां आपका हो जाएगा 10⁻⁵ अपॉन नीचे क्या बच रहा है, 10 × 10, तो 10 × 10 मतलब 10⁻1 × 10⁻1, तो 10⁻1 × 10⁻1 हो जाएगा 10⁻2, ऐड हो जाएगा ना पावर, इनटू 10⁻⁴। तो यहां पर क्या है, यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां नीचे पावर सॉल्व करेंगे तो 10⁻2 और 10⁻⁴ तो ऐड करते हैं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 लिख देते हैं इसको। थ्री 2 6 इंटू 10⁻⁵ और ये हो जाएगा 10⁻²। ये -2 ऊपर आएगा, -2 ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा, +2 होगा 10⁻⁵, 10⁻⁵ इंटू 10⁻+2, तो -5 और +2, तो -3 बचेगा। क्या बचेगा, -3। तो हमारा ये
मैग्नीट्यूड आ जाएगा किसका, फोर्स का। और ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पर लगा रहा है और यही सेम फोर्स ये वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पर लगा रहा है। तो इस तरीके से आप फोर्स कैलकुलेट करोगे। अच्छा देखिए यहां पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। क्या होता अगर ये फोर्स -2 × 10⁻⁷ कूलम दिया होता, तो आप कहोगे सर अट्रैक्शन हो जाती। वो तो मुझे भी पता, आपको ये बात पता है कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगी। जब हम सॉल्व करेंगे तो किस बात पर हम ध्यान देंगे, अब यहां पर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव थे तो 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ रख दिया। अगर ये हमारा 2 × 10⁻⁷ वाला जो चार्ज है वो -2 होता तो क्या हम यहां पर माइनस साइन लगा देते? क्वेश्चन ये, तो बिल्कुल नहीं लगाते। हम यहां पर चार्ज, जब हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे, मेरी इस बात को नोट डाउन कर लो, जब हम फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे तो चार्जेस की साइन का यूज नहीं करेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, जब हम फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम चार्जेस की साइन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चार्ज का जो वैल्यू, देखो ये चार्ज है ना, इसकी दो चीजें हैं, ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में जो निगेटिव साइन है ये हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के साथ दो चीजें जुड़ी हैं, एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है और एक तो फोर्स की डायरेक्शन। तो जो चार्जेस की साइन होती हैं, चार्जेस की जो साइन होती हैं, ये फोर्स के डायरेक्शन बताने में मदद करती हैं। और ये जो मैग्नीट्यूड होता है, इससे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो जब भी हम फोर्स निकालेंगे दो चार्जेस के बीच में, चाहे वो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो या ये दोनों चार्जेस निगेटिव हो, तो हम साइन का यूज नहीं करेंगे। जो चार्जेस की जो साइन है उन साइन का यूज हम नहीं करेंगे। तो अगर यहां पर फोर्स, अगर हमारा चार्ज -2 × 10⁻⁷ कूलम भी दिया होता ना, तो यहां पर फिर भी हम यहां पर चार्ज का साइन नहीं रखते। यहां पर हम फिर भी चार्ज का साइन नहीं रखते। रीजन क्या है? रीजन ये कि जो चार्ज की साइन होती है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने में नहीं, फोर्स की डायरेक्शन बताने में मदद करती है। क्यों? समझो ऐसे, फोर्स की डायरेक्शन कैसे मान लेते हैं, ये इस चार्ज को हम Q1 मान लेते हैं, इस चार्ज को हम Q2 मान लेते हैं। अभी दोनों पॉजिटिव है तो Q1 और Q2 दोनों जो है r डिस्टेंस पर रखे हैं और पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का था, दोनों पॉजिटिव थे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अभी मैंने बोला कि अगर मैं इसको निगेटिव ले लूंगा तो क्या होगा, तो अगर मैं इसको निगेटिव ले लूंगा ना तो बस डायरेक्शन बदल जाएगी। तो यहां पर जो चार्जेस की साइन है ना, ये फोर्सेस की डायरेक्शन बता रही है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन बताने में चार्जेस का साइन यूज होता है, मैग्नीट्यूड निकालने में नहीं होता फोर्स के। तो फोर्स का जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो तो मेक श्योर कि आप चार्जेस का साइन यूज नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए मैं सारे न्यूमेरिकल तो नहीं करा सकता, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो दूसरे न्यूमेरिकल जो मैं नहीं करा रहा हूं उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लूंगा। ठीक, अब यहां पर देखिए अच्छा क्वेश्चन, एग्जांपल एनसीईआरटी का। कंसीडर द चार्जेस q, q and -q placed at a vertex of an equilateral triangle. What is the force on each charge? चलिए देखते हैं कह क्या रहा है क्वेश्चन, पहले इसको समझते हैं। पिंक कलर का यूज करते हैं आज। चलिए, ये तो पर्पल हो गया। तीन चार्जेस हैं, -q मान लेते हैं यहां पर रखा। वर्टेक्स तो पता ही होगा आपको ट्रायंगल का ना, जहां पर दो साइड्स आकर के जुड़ती हैं, मीट करती हैं, वो वर्टेक्स होता है ट्रायंगल का। तो तीन चार्जेस हैं -q, q and q। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पर रखे। मान लेते हैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड को हम L मान लेते हैं। ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या बताना है, हर एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, हर एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है। करते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले हम नाम दे देते हैं वर्टेक्सेस का, A, B and C। तो हम सबसे पहले B पर रखे गए चार्ज पर फोर्स निकालते हैं। तो अब सबसे पहले ना यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करेगा। क्यों करेगा काम भाई? क्योंकि B पर रखे गए चार्ज पर A पर रखा हुआ चार्ज भी फोर्स लगाएगा और C पर रखा हुआ चार्ज भी B पर रखे गए चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं B पर रखे गए चार्ज पर। यहाँ कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी।
ए जब बी पर फोर्स लगाएगा तो ए पर रखा गया चार्ज नेगेटिव है, बी पर रखा गया चार्ज पॉजिटिव है, तो ए पर रखा गया चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्सेस की डायरेक्शन ऐसे होगी, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो पुल करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सी किस डायरेक्शन में फोर्स लगा, सी पर रखा गया चार्ज पॉजिटिव है और बी पर भी रखा गया चार्ज पॉजिटिव है, तो यहां पर साइड सी बात है, वो बी पर रखे गए चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये लगेगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ठीक है, थोड़ा सा अब देखिए दो फोर्सेस है ना, तो यहां पर वेक्टर एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। अच्छा वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर एडिशन में दो दो रूल आपको सिखाए गए होंगे ना, दो तरीके से वेक्टर एडिशन होता है, तो ट्रायंगुलर लॉ से कर लीजिए या तो पैरेललोग्राम लॉ से, कुछ याद है 11th में पढ़ाया गया था, या तो आप ट्रायंगुलर लॉ से वेक्टर एडिशन कर लीजिए या तो पैरेललोग्राम लॉ से। अच्छा ट्रायंगल लॉ का कब यूज करते हैं, तो अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है हमारा, दूसरा वेक्टर बी, वेक्टर ए के हेड पर अगर वेक्टर बी की टेल रखी हुई है तब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और कौन सा लॉ लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। जब किसी एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखा जाता है तो उस केस में हम उन दोनों को ऐड करते हैं, और जो रिजल्टेंट होता है वो किस तरफ होता है, वेक्टर जिस वेक्टर का हेड फ्री है, तो किस वेक्टर का हेड फ्री है, वेक्टर बी का हेड फ्री है, तो जो रिजल्टेंट का हेड होगा वो वेक्टर बी की तरफ होगा। ऐसे याद करो, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, जिस वेक्टर का हेड फ्री होगा रिजल्टेंट का हेड भी, यानी रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रायंगुलर लॉ लगा करके क्या करते हो, वेक्टर एडिशन करते हो, और जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है वो, मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ होगा। लेकिन यहां पर अगर आप केस देखिए तो फोर्स ये है, ये फोर्स, ये वाला जो हमारा फोर्स है उसका टेल इधर है, और ये वाला जो फोर्स उसका भी टेल इधर है, टेल पर टेल रखा हुआ है। लेकिन ट्रायंगुलर लॉ में जब हम ट्रायंगुलर लॉ यूज करते हैं तो हेड पर टेल होना चाहिए, टेल पर टेल होगा तो काम नहीं बनेगा। फिर यहां आता है पैरेललोग्राम लॉ, हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ, समझते हैं। ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर कोई बी है, अब दोनों की टेल पर टेल रखा गया है, दोनों की टेल पर टेल रखा गया है, तो यहां देखो वेक्टर का जो लेंथ है ना वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। वेक्टर का जो लेंथ है ना, वेक्टर की जो लेंथ है, जो आपकी ये लंबाई है वेक्टर की, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंबलाइज करती है, और वेक्टर की डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है। क्या होगा अगर हम बी को शिफ्ट कर दें इस तरफ ऐसे, क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, नहीं जी नहीं बदल रहा। क्या वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही, नहीं जी नहीं बदल रही। जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदल रही, मतलब वो वेक्टर सेम है, मतलब वो वेक्टर क्या है, बिल्कुल सेम है, बस हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो एग्जैक्टली हम यहां क्या करेंगे, हम एक वेक्टर को शिफ्ट करके दूसरे वेक्टर की हेड तक ले जाएंगे। अरे बात समझे, हम एक वेक्टर को शिफ्ट करके दूसरे वेक्टर की हेड तक ले जाएंगे। अगर यहां पर बी है तो हम यहां ए है, तो ए को भी हम क्या करेंगे, ऐसे शिफ्ट कर लेंगे इधर और इस डायरेक्शन में। तो यहां पर ए का भी लेंथ, ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रही है, तो ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा। तो अब आप यहां देख सकते हैं, अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर इस वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल हो गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा होगा ना, ये हो गया रिजल्टेंट। तो यहां पर ये हमारा जो लॉ है पैरेललोग्राम लॉ है। क्यों, क्योंकि इस केस में जब हम शिफ्ट करते हैं वेक्टर्स को तो एक पैरेललोग्राम लॉ बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहां पर देखिए, यहां पर अपोजिट साइड्स बिल्कुल पैरेलल हैं आपस में, ए इस वाले के साइड के पैरेलल है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन है, ठीक है, बी और ये भी सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों भी पैरेलल है। तो एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके फॉर्मेशन से क्या होता है, एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल आ जाता है और हम इजिली फिर उनको ऐड कर लेते हैं। तो हम यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर बी को इधर शिफ्ट करेंगे, सॉरी एफ बी ए को इधर शिफ्ट करेंगे, कुछ ऐसे एफ बी ए को कुछ इधर शिफ्ट कर देंगे, ये भी एफ बी ए है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वेक्टर इस एफ बी सी के हेड पर एफ बी ए का टेल आ गया ना, तो रिजल्टेंट कहां होगा, रिजल्टेंट होगा ऐसे,
थोड़ा सा इनको क्लीन अप करना पड़ेगा, यहाँ पर हटाना पड़ेगा। साफ साफ कर देता हूँ। ये है एफ बी, तो एफ बी को शिफ्ट किया तो जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, इस तरफ होगा। क्यों होगा इस तरफ? क्योंकि हेड पर टेल, नहीं गलत हो गया, ये होगा, अगर हेड पर टेल है तो रिजल्टेंट का हेड इस तरफ होगा। मैंने बोला ना, जिस वेक्टर का हेड फ्री होगा रिजल्टेंट का हेड उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, तो रिजल्टेंट हमारा इधर होगा। तो ये जो नेट फोर्स लगेगा बी पर, किस पर लगेगा? बी पर। ठीक है, नेट फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा? बी पर, इस डायरेक्शन में। ए इधर खींच रहा है, सी इधर खींच रहा है, लेकिन नेट फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, इस तरफ। ठीक है, अच्छा, तो ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना लगेगा? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, कितना फोर्स लगेगा? के क्यू इंटू माइनस क्यू, नहीं, साइन यूज नहीं करेंगे। माइनस क्यू है तो क्या हम माइनस साइन को नहीं यूज करेंगे? क्यों? क्योंकि साइन हमें वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, फोर्स की डायरेक्शन बताने में यूज होता है। जो चार्जेस की साइन है इससे फोर्स की डायरेक्शन का पता चलता है, तो हम साइन का यूज मैग्नीट्यूड निकालने में नहीं करेंगे। वो साइन का यूज सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस की डायरेक्शन में यूज होगा। ठीक, और डिस्टेंस कितनी? एल स्क्वायर। हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, वो कितना हो जाएगा? के चार्ज कितना है बी पर? क्यू, सी पर कितना चार्ज है? क्यू, और डिस्टेंस कितना? एल, तो ये भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स बी का बी पर ए की वजह से, और जो मैग्नीट्यूड है फोर्स बी पर सी की वजह से, वो इक्वल है। ठीक है, एफ बी इज इक्वल टू एफ बी सी। अब यहां पर वेक्टर एडिशन करेंगे ना, क्या बोला था हमें? एफ बी निकालना है, नेट फोर्स बी पर कितना लग रहा है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने सीखा था, तो हम क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन करेंगे। तो वेक्टर एडिशन करेंगे, यहां हमने लगाया पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम लॉ लगा करके हमने वेक्टर की डायरेक्शन तो निकाल ली। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, मैं उस फॉर्मूला को पहले लिखता हूं। जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स के एडिशन का, वो क्या होता है? अगर दो वेक्टर मेरे ए और बी हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिएगा। दो वेक्टर को अगर हम पैरेललोग्राम लॉ की मदद से ऐड कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट मतलब नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालेंगे कैसे? तो हम पैरेललोग्राम लॉ का एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, उसका यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, ये थीटा जो है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। वेक्टर ए और बी के बीच का क्या है? एंगल है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कब देखते हैं? जैसे ये वेक्टर ए है मेरा, ये वेक्टर बी है मेरा, तो जब दो वेक्टर के टेल में जो एंगल बन रहा है, इस वेक्टर बी और वेक्टर ए के जो टेल में जो टेल, जब हम टेल और टेल, जैसे एक वेक्टर ये ए है इसकी टेल है, ये वेक्टर बी है इसकी टेल है, ये तो दो वेक्टर्स के टेल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो एंगल बनता है वही एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। दो वेक्टर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, उनके टेल्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो जो एंगल बनता है दोनों वेक्टर्स के बीच में वही क्या होता है? वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। अगर मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, अब आप देखिए यहां पर वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी और ये कुछ एंगल यहाँ थीटा बन रहा है, तो क्या ये एंगल होगा वेक्टर ए और बी के बीच का? नहीं। दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा दो वेक्टर्स की टेल को जब हम ज्वाइन करते हैं उसके बाद जो एंगल आता है वही एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच का। तो आप बी को इधर शिफ्ट करिए, ऐसे शिफ्ट कर दिया। अब बी जो है, अब जो वेक्टर बी है और वेक्टर ए के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा क्या? वेक्टर ए और बी के बीच का। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले का, तो यहां पर एफ बी जो होगा, एफ बी जो मैग्नीट्यूड होगा एफ बी का, वो क्या होगा?
एफ बी ए का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस एफ बी सी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ बी सी कॉस थीटा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एफ बी ए और एफ बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम एफ बी सी की जगह एफ बी ए को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एफ बी सी की जगह हम एफ बी ए लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि एफ बी सी और एफ बी ए इक्वल है। अच्छा एंगल क्या है दोनों वेक्टर्स के बीच का? अच्छा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अच्छा ये वेक्टर BC की टेल है और ये वेक्टर BA का टेल है, टेल और टेल ज्वाइन है, तो ये कितना एंगल होगा? आप देखिए पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, पूरी स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल 180 होता है, इतना 60 तो बचा हुआ कितना 120। आप देखिए ऐसे FBC इधर है ना, FBA इधर है, FBC इधर है, अगर आप इधर से देखिएगा FBC इधर है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 60 तो ये कितना 120, तो मतलब FBC और FBA के टेल के बीच में 120 बन रहा है, तो यही एंगल होगा इनके बीच का, तो ये हो जाएगा cos 120 डिग्री, और cos 120 होता है -1/2। क्या होता है? -1/2। एक सेकेंड, ठीक है। cos 120 होता है -1/2, तो FBA² प्लस FBA² 2FBA² प्लस 2FBA इंटू FBA, तो 2FBA², ये BA इंटू BA BA² हो जाएगा, और cos 120 क्या होगा? -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं इधर, सॉल्व करते हैं इधर, तो 2FBA², अच्छा ये माइनस साइन है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -FBA², क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा? FBA², ये रूट में चल रहा है अभी, ये है FB, 2FBA² माइनस FBA², तो क्या बचेगा? FBA² बचेगा, तो ये FB है। अच्छा स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें फाइनली मिलेगा FB, मतलब FB पर कितना फोर्स काम कर रहा है, बी पर रखे गए चार्ज पर कितना फोर्स काम कर रहा है, तो वो कर रहा है FBA के बराबर, और FBA कितना था? KQ²/L², तो यानी कि जो बी पर लगने वाला फोर्स है वो कितना है? KQ²/L²। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप ए पर रखे गए चार्ज का और बी पर रखे गए चार्ज का भी फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए मैं अब क्या करूंगा, मैं ए पर रखे गए चार्ज का फोर्स निकालूंगा, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां पर ध्यान दीजिए, ए पर जो रखा गया चार्ज है वो निगेटिव चार्ज, ठीक है, तो बी वाला जो बी पर रखा गया चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ए पर रखे गए चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये लगेगा फोर्स ए पर बी की वजह से। बात करते हैं सी पर रखे गए चार्ज की, तो सी पर रखा गया जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, वो भी अट्रैक्ट करेगा, तो हो जाएगा एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए पर रखा गया चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, बी पर रखे गए चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्यू है, जो फोर्स लगेगा आप ध्यान से देखिए, यहां पर आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसी में सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए जो फोर्स लगेगा ए पर बी की वजह से, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी एल है, तो कितना लगेगा? KQ/L² ही लगेगा। अच्छा जो फोर्स लगेगा ए पर सी की वजह से वो भी कितना लगेगा? KQ/L², क्योंकि दोनों चार्जेस क्यू हैं और उनके बीच की डिस्टेंस एल है, तो हो जाएगा KQ²/L²। और यहां पर आप साफ देख सकते हैं कि जो फोर्स ए पर लग रहा है बी की वजह से, वही फोर्स जो है
वो ए पर लग रहा है सी की वजह से, दोनों फोर्सेस इक्वल है। अच्छा यहां पर अगर हम देखें तो टेल पर टेल रखा गया, एडिशन नहीं हो पाएगा, आपको हेड पर टेल रखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप वेक्टर शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर शिफ्ट करने से ना तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलता है, ना तो वेक्टर की डायरेक्शन में कोई फर्क आता है। तो मैं एफ ए बी को शिफ्ट करके इधर ले आता हूं, डायरेक्शन भी इधर है और मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। तो यहां पर अब हेड पर टेल आ गया, तो हेड पर टेल, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो वेक्टर का हेड फ्री होता है, वेक्टर उस तरफ प्रोसीड करता है। कहां से करता है? जिस वेक्टर का टेल फ्री होता है। तो वेक्टर जो एफ ए सी था उसका टेल फ्री था, और वेक्टर एफ ए बी था उसका हेड फ्री था। आ रही बात समझ में? वेक्टर ए बी जो था उसका हेड फ्री था, तो वेक्टर जो प्रोसीड करेगा फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ करता है। रिजल्टेंट जो होता है, जैसे अगर ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो फ्री टेल, जिस वेक्टर का टेल फ्री है वहां से किस तरफ प्रोसीड करेगा? जिस वेक्टर का हेड फ्री है। तो यहां पर भी सेम चीज हुई, तो ये हमारा रिजल्टेंट एफ पे आ जाएगा। तो डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसी में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एफ ए, जो नेट फोर्स एफ ए होगा वो क्या होगा? एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी कॉस थीटा। अच्छा दोनों वेक्टर में इस टाइम आप देखते हैं, इस वेक्टर के और इस वेक्टर के टेल में कितना एंगल बन रहा था? 60 बन रहा था ना। तो अब यहां पर हमारा जो एंगल हो जाएगा, अच्छा यहां पर एक चीज और है, जितना एफ ए बी था उतना ही एफ ए सी था, तो एफ ए सी की जगह हम एफ ए बी को सब्स्टिट्यूट, हम एफ ए सी की जगह हम एफ ए बी को ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और एंगल कितना बन रहा था? 60 डिग्री बन रहा था। मैंने बोला ना, दो वेक्टर के टेल में जो एंगल बनता है वही एंगल जो होता है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो यहां पर देखिए एफ ए बी इंटू एफ ए बी का स्क्वायर, 2 एफ ए बी हो जाएगा प्लस 2 इंटू एफ ए बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एफ ए बी इंटू एफ ए बी स्क्वायर। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 आया ना। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया। अच्छा यहां पर जो है, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा? यहां बचेगा 2 एफ ए बी, यहां पर 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस एफ ए बी स्क्वायर। तो 2 एफ ए बी तो क्या हो जाएगा? 3 एफ ए बी स्क्वायर। तो एफ, अब रूट हटाएंगे, तो यहां पे 3 पर से तो रूट नहीं हट पाएगा, तो हो जाएगा √3, लेकिन ये हो जाएगा एफ ए बी पर स्क्वायर था तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो एफ ए पर लगने वाला जो फोर्स है, एफ ए पर लगने वाला मतलब ए पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा? √3 टाइम्स होगा। किस फोर्स का? एफ ए बी जितना है, एफ ए बी का जो मैग्नीट्यूड है उसके √3 टाइम्स होगा। तो क्या होगा? ये √3 इंटू एफ ए बी कितना है? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ए पर रखे गए चार्ज पर फोर्स निकाल लिया। अच्छा सी पर आप खुद करिएगा, सी पर आप खुद करिएगा, और नहीं होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप फिर इसको सॉल्व कर दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा कैसे करते हैं, बेसिकली हमने सुपरपोजिशन का यूज कैसे करते हैं उसको देखा। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और चैप्टर खत्म होने के बाद हम एक पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।